बच्चों आगे जुड़ जाते हैं। ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी ऊष्माधारिता क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है। जैसे मापने के लिए हम लोग बर्तन यूज करते हैं। कौन सा बर्तन यूज होता है, जैसे दूध नापने के लिए 1 लीटर वाला बर्तन यूज होता है, 2 लीटर वाले बर्तन यूज होते हैं, 50 ml वाला बर्तन यूज होता है, 100 ml वाला बर्तन यूज होता है। तो क्या कहते हैं कि उसकी धारिता जो है, उसके मापने की क्षमता जो है उस बर्तन का 100 ml है, 200 ml है, ठीक है, 1 लीटर है, 500 ml है। उसी प्रकार से किसी भी पदार्थ के लिए हम देंगे कोई भी ठोस पदार्थ, और जब हम ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, ऊष्मा देंगे तो इसके ताप में परिवर्तन होगा, ताप बढ़ेगी, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ को यदि हम ऊष्मा देंगे तो उसकी ताप बढ़ेगी। कंडीशन क्या मिलता है कि उसका ताप क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो ऊष्मा ग्रहण करती है, ऊष्मा अंदर अवशोषित करती है। तो कोई भी पदार्थ, ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ जितना ऊष्मा अवशोषित कर ले जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं उस ठोस पदार्थ की ऊष्माधारिता। या दूसरे रूप में या दूसरे कंडीशन में परिभाषा क्या देते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ द्वारा, किसी भी ठोस पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा की मात्रा को हम कहते हैं ऊष्माधारिता। कंडीशन एक होता है, क्या होता है कि ताप में परिवर्तन कितना हो, वो 1 डिग्री सेल्सियस हो। ताप में परिवर्तन 1 डिग्री सेल्सियस हो। तो फिर से परिभाषा जो स्पष्ट हो जाती है वो क्या निकल के आती है कि किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। क्या ऊष्माधारिता का कंडीशन जो है वो सभी पदार्थों के लिए समान होगा? नहीं। देखो, कुछ पदार्थ 5 किलो के होंगे, 10 किलो के होंगे, 20 किलो के होंगे, 10 ग्राम के होंगे, 20 ग्राम के होंगे, 50 ग्राम के होंगे, द्रव्यमान अलग अलग होगा। दूसरा कंडीशन क्या आता है कि पदार्थ अलग अलग होंगे, तो किसी की ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। तो उस हिसाब से ऊष्माधारिता जो है वो बदल जाएगा। इसको प्रदर्शित करते हैं यस से यस बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा टी। यहाँ से क्या कहा गया, डेल्टा टी को यदि हम कर लें 1 डिग्री सेल्सियस तो यस बराबर हो जाता है डेल्टा क्यू के। और यही से हम परिभाषा दे देते हैं क्या, कि किसी भी ठोस पदार्थ का ताप, किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जो ऊष्मा हम दे रहे हैं, क्या ऊष्मा दे रहे हैं, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ले लें तो मात्रक क्या हो जाएगा, आप ये ऊष्मा क्यों दी गई ऊष्मा, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल, और ताप है तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री जूल प्रति डिग्री केल्विन, जूल प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति डिग्री केल्विन। हिंदी में साफ साफ लिखते हैं तो जूल प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति डिग्री केल्विन, ये हो जाता है ऊष्माधारिता। जिसका रीडिंग आता है विशिष्ट ऊष्मा की, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ऊष्माधारिता, सॉरी विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो इसके बारे में हम बात करें तो यही कंडीशन को एप्लीकेबल किया गया, क्या कि भाई कोई पदार्थ कितना ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो देखा क्या गया कि भिन्न भिन्न पदार्थ लिया गया, जैसे लोहा ले लिया गया, सोना ले लिया गया, चांदी ले लिया गया, कापर ले लिया गया, एल्यूमिनियम ले लिया गया, जिंक ले लिया,
ले लिया गया जस्ता। ठीक है, तो इन सभी पदार्थों के ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमताएं जो है वो अलग अलग हैं। तो उसको एक जनरल बातें दे दी गई, प्रायोगिक आधार पर देखा क्या गया कि जो हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा में परिवर्तन या दी गई ऊष्मा, ऊष्मा में परिवर्तन ऊष्मा में परिवर्तन जो है वो उस ठोस पदार्थ के द्रव्यमान तथा उस ठोस पदार्थ के द्रव्यमान तथा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती पाया गया। प्रयोगों के आधार पर जब देखा गया कि भिन्न भिन्न पदार्थों को लिया गया तो क्या हो गया, ऊष्मा में परिवर्तन जो है वो उनके द्रव्यमान और ताप में परिवर्तन के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती पाया गया। फिर मान लेते हैं क्या, माना कि कोई ठोस पदार्थ है जिसका द्रव्यमान यम है, इसे सुनना, माना कि कोई ठोस पदार्थ है जिसका द्रव्यमान यम है, उसको डेल्टा टी ताप देने पर, डेल्टा की ऊष्मा देने पर, उसको डेल्टा की ऊष्मा देने पर उसके ताप में वृद्धि जो है वो डेल्टा टी हो जाता है। ऐसे सुनना क्या, माना कि कोई ठोस पदार्थ है जिसका द्रव्यमान यम है, उसको डेल्टा की ऊष्मा देने पर उसके ताप में परिवर्तन डेल्टा टी हो जाता है। तो इस प्रायोगिक आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू अनुक्रमानुपाती है एम इंटू डेल्टा टी के, या डेल्टा क्यू अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं, यहाँ पर लाते हैं सी और एम इंटू डेल्टा टी के। देखेंगे क्या, जहां सी एक नियतांक है, जिसे विशिष्ट ऊष्मा नियतांक कहते हैं, जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जिसे जहाँ सी एक नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, तो सी जो है क्या है, नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। मतलब कि कुल मिलाकर के जो बात करना है वो सी का मान निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा सी का मान, सी का मान यदि यहाँ से निकाले तो सी बराबर हो जाएगा ये डेल्टा क्यू बटे ये नीचे आ जाएगा एम इंटू डेल्टा टी। परिभाषा देने के लिए थोड़ा सा छोटी में लाते हैं, यम को हम मान लें क्या 1 किलोग्राम या एकांक। ठीक है, और डेल्टा टी ताप में जो परिवर्तन करते हैं वो 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या करते हैं कि जो द्रव्यमान हम ले रहे हैं पदार्थ का वो मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम है या एकांक है। ठीक है, और ताप में जो परिवर्तन हो रहा है वो 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो यहाँ से इसका हम दोनों का मान हम एक रखेंगे तो यम का मान 1 हो गया और डेल्टा टी का भी मान 1 हो गया। एक का गुणा करेंगे तो एक भी किसी संख्या से भाग देंगे किसी भी संख्या में तो वो आ जाएगा आपका डेल्टा क्यू। तो सी बराबर हो गया आपका डेल्टा क्यू। यहाँ से परिभाषा निकलती है क्या कि किसी भी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप, किसी भी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जो ऊष्मा हम देते हैं आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऐसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक यहाँ से निकल के आता है तो लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा जूल प्रति द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और ये डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जूल किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बात निकल के आ जाती है सी का मात्रक भी। और इसको अलग रूप में लिखना चाहते हैं तो केल्विन में भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ गया क्या आपका विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा। फिर से देख लो उस उदाहरण क्या होती है, तो किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, एस बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। इसका मात्रा जूल प्रति डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाता है ये बात। यहाँ से फिर विशिष्ट ऊष्मा की बात देखा जाए तो प्रयोगों के आधार पर देखा गया। प्रयोगी के आधार पर जब देखा गया तो क्या निकल के आया कि विभिन्न पदार्थों के लिए जो हम ऊष्मा देते हैं वो कहाँ जाता है, तो उसका द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान और उसके ताप में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा और जितना ज़्यादा ताप में परिवर्तन होगा, विशिष्ट ऊष्मा दी गई ऊष्मा जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी।
तो यहाँ से निकल के आता है क्या, डेल्टा क्यू बराबर, डेल्टा क्यू अनुपाती है एम इंटू डेल्टा टी, प्रयोगिता बात, ठीक। अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं, तो डेल्टा क्यू बराबर सी इंटू एम इंटू डेल्टा टी। सी क्या है, एक नियतांक है जिसे पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सी बराबर देखा गया तो डेल्टा क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी। यहाँ से क्या किया गया, पदार्थ को एकांक कर दिया गया और ताप में परिवर्तन भी 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया। तो एम बराबर 1 किलोग्राम और डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। तो सी बराबर क्या आ गया, डेल्टा क्यू, जहाँ कह सकते हैं ये हो गया। तो परिभाषा क्या निकल के आती है कि किसी भी ठोस पदार्थ का ताप, किसी भी ठोस पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए किसी भी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का, किसी भी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ये ऊष्मा, ठीक है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। अभी तक तो जनरल बातें हो रही थी सभी पदार्थों के लिए, ठीक है, क्या पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, पदार्थ की विशिष्ट धारिता। लेकिन यहाँ पे पदार्थ की ऊष्मा धारिता, यहाँ पे हम बात करते हैं गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में करते हैं। गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, ठीक है। क्या हुआ, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। इस कंडीशन में लेते हैं गैसों के लिए, तो गैसों के लिए परिभाषा वही दे लेते हैं कि सी बराबर अभी हमारा आया था क्या, डेल्टा क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी। एम को कर लेते हैं एकांक 1 किलोग्राम और डेल्टा टी को कर लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। तो परिभाषा दे लेते हैं क्या, कि किसी भी गैस के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप, या इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं क्या, कि किसी भी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा यहाँ पे रखते हैं। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, इसका पूरा एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, उस गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस के लिए आ गया कंडीशन। ध्यान से देखा जाए तो इसके लिए, गैस के लिए बात करते हैं तो गैस होता क्या है। तो गैस के बारे में बताया गया होगा जनरल लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हो क्या भाई। गैस जो होता है वो ऐसा पदार्थ है जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। जिस भी बर्तन में रखा जाएगा उसी के आकार का हो जाएगा और द्रव्यमान जो है उसकी भी मात्राएं बदल जाया करती है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता क्या है, इस कंडीशन के लिए जो सी पी है या सी है, कि गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो भिन्न भिन्न हो जाती है। कंडीशंस क्या लेते हैं, ध्यान से देख लो। सी बराबर डेल्टा क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की बात करें और डेल्टा टी की बात करें, क्या कर दें, कोई एक गैस ले लें, गैस ले लें बर्तन में, ठीक है, पिस्टन लगा दें और हम क्या करें, बाहर से ऊष्मा ना दें, मतलब बाहर से जो भी हम गर्म करना है ऊष्मा ना दें। ना देने के साथ साथ क्या करें, इस पर यफ लगा करके इसको संपीड़ित कर दें। क्या कर दें, संपीड़ित कर दें, दबा दें, आयतन को घटा दें। तो क्या कंडीशन क्या होगा, ताप ऊष्मा तो हमने दिया नहीं, क्या होगा, डेल्टा क्यू हमने दिया नहीं तो 0 हो गया, ठीक है। यम द्रव्यमान तो था ही 1 किलोग्राम और आपका जो ताप में परिवर्तन है, तो ध्यान से देखा जाए यदि आयतन कम होगा तो कणों के बीच जो होगा, अणुओं के बीच जो होगा, परमाणुओं के बीच ये टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, स्थान कम मिलेगा तो बढ़ जाएगी। बढ़ने की वजह से उनमें टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। परमाणु सिद्धांत कहता है गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से उनके ताप में परिवर्तन भी कुछ ना कुछ हो जाएगा,
ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या किया गया भाई, हम बाहर से ऊष्मा दिए नहीं तो डेल्टा क्यू 0 हो गया, बाकी सब में परिवर्तन आ रहा है। तो इसका मान अगर हम रखें तो सी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो सी बराबर क्यू का मान 0 एम इंटू डेल्टा टी, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, लेकिन किसी का यदि भिन्न का अंश 0 है तो उसका मान 0 हो जाता है। किसी भी भिन्न का अंश 0 है, शून्य है, तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक, ये कंडीशन निकल के आ गया। दूसरा, इसी पे हम क्या करें, पिस्टन को खुला छोड़ दें। ठीक है, पिस्टन को क्या करें, खुला छोड़ दें और यहाँ से बर्नर की सहायता से ऊष्मा दें, डेल्टा क्यू कुछ दें, लेकिन कंडीशन क्या हो, जो अंदर गैस भरी हुई हो उसका ताप ना बदले। क्या हो जाएगा, पिस्टन जो है वो आयतन को बढ़ा दे, ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर जाए। पिस्टन जो है ऊपर की ओर एक्सपेंड कर दिया है और इसका ताप परिवर्तन ना हो। क्या होगा, ये कुछ ना कुछ होगा क्योंकि ऊष्मा दे रहे हैं। डेल्टा क्यू जो है वो 0 रहे, परिवर्तन ना हो और द्रव्यमान कुछ ना कुछ हो। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सी क्यू, सी पी का मान, तो सी बराबर देखा जाए तो डेल्टा क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी का मान। ताप जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ गया तो ताप जो है वो ऊष्मा जाता रहेगा, जितना जाएगा फिर बढ़ने की कोशिश करेगा। ताप जो है जैसे ही बढ़ने की कोशिश करेगा तैसे वो फिर एक्सपेंड कर जाएगा। गति ऊर्जा बढ़ना चाहेगी, ताप बढ़ना चाहेगा तो ये एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि अब की बार हमने इसको फिक्स नहीं किया। ठीक है, ये इस टाइम पर लगा होगा जो भी है। ठीक है, तो इसको नहीं करते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताप में परिवर्तन 0 हो गया, तो इसका मान रखेंगे तो हर जो है वो क्या है 0, और किसी भी भिन्न का यदि हर 0 है तो उसका मान अनंत हो जाता है। किसी भी भिन्न का हर 0 है तो उसका मान अनंत हो जाता है। तो सी बराबर हो गया आपका इनफाइनाइट, यहाँ से सी बराबर 0, यहाँ पे सी बराबर इनफाइनाइट, तो ये दोनों बातें निकल के आ जाती हैं। तो ध्यान से देखा जाए वही गैस है 1 ही किलोग्राम, और उसके जो सी के मान आ रहे हैं वो भिन्न भिन्न आ रहे हैं। एक क्या किया गया भाई, एक हमने उसमें दिया ही नहीं और संपीड़ित कर दिया गैस को, पिस्टन की सहायता से दबा दिया बल लगा करके, तो क्या हो गया, संपीड़ित हो गया, तो ताप अपने आप ही बढ़ गया। तो क्यू का मान 0 हो गया, तो इस कंडीशन में सीपी जो है, सी जो है गैसों की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 0 आएगी। यहाँ से फिर से हम क्या करते हैं, अब की बार ऊष्मा दे देते हैं, लेकिन पिस्टन पर कोई भार नहीं रखते हैं, कोई संपीड़ित व्यवस्था नहीं करते हैं। तो ऊष्मा देंगे तो ऊष्मा बढ़ेगी, आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आंतरिक गतिज ऊर्जा, और परमाणुओं की जो बल होगी वो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ से बल की मामला बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पिस्टन पे दाब डालेगी, पिस्टन पे दाब डालेगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि हमने उसको रोका नहीं है। तो इस कंडीशन में ताप नहीं बढ़ पाएगा। ताप तभी बढ़ेगा जब ये फिक्स होगा, तो ताप नहीं बढ़ पाएगा तो ऊपर एक्सपेंड कर जाएगा, जिसकी वजह से ताप में परिवर्तन 0 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, स्पेसिफिक हीट अनंत। ठीक है, तो गैस के लिए वही सेम है, क्या है, द्रव्यमान, लेकिन स्पेसिफिक हीट कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है, भिन्न भिन्न कंडीशनों को लेकर के इसका मान भिन्न भिन्न आता है। ठीक है, तो कंडीशन के आधार पर हम इसका मान निकालते हैं, वो भिन्न भिन्न आता है। तो इसको क्या कहते हैं, 2 प्रकार से निकालते हैं। पहला वाला स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, पहला ये आता है, और दूसरा आता है, दूसरा फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे। तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा मतलब जो गैस ले रहे हैं उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाए, उसकी विशिष्ट ऊष्मा का दाब जो है वो स्थिर हो जाए। जो गैस हम ले रहे हैं उसका दाब क्या हो जाए भाई, स्थिर हो जाए, और इस कंडीशन में निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, उसी बराबर क्या था भाई, वो था डेल्टा क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी। सी बराबर डेल्टा क्यू बटे एम इंटू डेल्टा टी, यहाँ से निकल के आ गया। तो यहाँ से क्या कहते हैं, हम अब की बार कंडीशन यूज करते हैं क्या, कि दाब को स्थिर कर देते हैं। ध्यान से देखो, स्थिर दाब, दाब स्थिर कब रहेगा भाई, जब ये एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, इस पूरे का जैसे ही हम उसमें लेना शुरू करेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो दाब बढ़ना जाएगा, तो पिस्टन फिर से ऊपर हो जाएगा,
और पिस्टन जैसे ही ऊपर हुआ तैसे फिर से वही हो जाएगा, तो दाब नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो दाब नहीं बढ़ेगा, तो इस कंडीशन में आपका क्या कहते हैं, जो भी ऊष्मा आती है, जो भी विशिष्ट ऊष्मा आती है, उसको कहते हैं हम स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। इसको प्रदर्शित करते हैं Cp से। ठीक है, C जो है वो है क्या, विशिष्ट ऊष्मा, C जो है वो विशिष्ट ऊष्मा, P जो है एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर। ठीक है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ से कंडीशन से परिभाषा क्या निकालते हैं, वही ये बराबर ले ले 1 किलोग्राम और डेल्टा टी में परिवर्तन जो कर दिया जाए वो 1 डिग्री सेल्सियस। तो परिभाषा क्या निकल के आती है कि किसी भी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप, किसी भी गैस के स्थिर दाब पर, सॉरी फिर सुनिए ना, स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा, Cp बराबर डेल्टा क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर दाब पर, उस गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। फिर से परिभाषा एक बार फिर से सुन लो, क्या, किसी भी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे Cp से प्रदर्शित करते हैं, Cp बराबर डेल्टा क्यू बटे m इंटू डेल्टा टी। मात्रा क्या होगा, क्या विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा स्थिर दाब पर लगाएगा, नहीं, देखो वही है जूल प्रति किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस, नहीं आएगा। तो विशिष्ट ऊष्मा किसी का भी हो वो ऐसा ही आएगा मात्रा। यहाँ पे दूसरा लेते हैं, दूसरा कंडीशन क्या करते हैं, स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा एट कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे भाई, अब हम कर लेते हैं स्थिर आयतन पर, आयतन को स्थिर कर लेते हैं, मतलब ये जो एक्सपेंड कर जा रहा था ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या कंडीशन निकल के आएगा, इस कंडीशन में हम प्रदर्शित करते हैं, तो इस कंडीशन में हम स्पेसिफिक हीट को प्रदर्शित करते हैं Cv से, और बातें वही रहेंगी, क्या, डेल्टा क्यू बटे m इंटू डेल्टा टी। इस कंडीशन में हम बात करें तो क्या परिभाषा निकल के आएगी, वही m को कर लेते हैं 1 किलोग्राम। ठीक है, डेल्टा टी में परिवर्तन करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये बातें निकल के आ जाती हैं, क्या, इसका मान रखो तो Cv बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू की, Cv बराबर डेल्टा क्यू की। परिभाषा निकालो क्या, कि किसी भी गैस की एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। थोड़ा सा परिभाषा अलग है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, क्या है कि इसकी स्थिर आयतन पर, ठीक है, आयतन को स्थिर कर दिया गया, ये कंडीशन बोल देंगे, स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे Cv से प्रदर्शित करते हैं, Cv बराबर डेल्टा क्यू बटे m इंटू डेल्टा टी। ठीक, मात्रा क्या होगा, वो क्यू डेल्टा क्यू अर्थात ऊष्मा का मात्रा जूल, या द्रव्यमान किलोग्राम, और ताप जो है वो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलोरी में लिखना चाहे तो कैलोरी में लिख लो, ठीक, हो जाएगा 4.18। ठीक है, 4.8 जूल। ठीक है, 1 जूल बराबर 4.18 कैलोरी, तो ये हो जाता है, तो ये कंडीशन निकल के आती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिर आयतन में स्थिर दाब क्या परिभाषा निकल के आती है, फिर से परिभाषा बोलते हैं, यहाँ पे स्थिर दाब कर लेते हैं, तो स्थिर दाब पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा
उस गैस की स्थिर ताप पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और स्थिर आयतन पर किसी गैस के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। Cv का मान Cp से कम होता है। देखिए Cv का मान Cp से कम होता है। Cv क्या है? स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और Cp क्या है? स्थिर ताप पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, इस कंडीशन में पहले हम कर लेते हैं Cp के बारे में कुछ चर्चा। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और दूसरा क्या कर लेते हैं? स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। दो कंडीशन लेते हैं, एक गैस को लगा देते हैं पिस्टन, ऊष्मा देते हैं, लेकिन क्या कर लेते हैं? पहला वाला स्थिर कर लेते हैं दाब को। दूसरी कंडीशन में गैस लगा हुआ है, दूसरा वाला कर लेते हैं स्थिर आयतन। ठीक है, इसके लिए कंडीशन वहीं से गैस भर देते हैं। अब ध्यान दें, स्थिर दाब कैसे होगा? स्थिर दाब कभी कंडीशन हुआ जब ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? आम कणों के परमाणुओं की गति ऊर्जा बढ़ेगी और वो दाब डालेगा। भाई दाब इस पर डालेगा तो दाब स्थिर रहे, इसका पूरे का माध्यम का दाब स्थिर रहे। इसका मतलब इस जो पिस्टन लगा हुआ है इसको एक्सपेंड कर जाना चाहिए, आयतन बढ़ जाएगा तो फिर से दाब वही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो जो ये ऊष्मा हम देंगे वो आंतरिक दाब बढ़ाने में खर्च हो जाया करेगा और आयतन को वृद्धि कर जाया करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? आयतन को स्थिर कर दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? आयतन को स्थिर कर दिया गया, मतलब बाट वोट रख करके, और आयतन को बढ़ने नहीं दिया गया। तब हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा? इसके आंतरिक परमाणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती हुई चली जाएगी और हो जाएगा। तो ध्यान से देखा क्या जाए भाई, पहला कंडीशन इसी को देख लेते हैं स्थिर आयतन पर। तो जब हम ऊष्मा देंगे, ठीक है, परमाणुओं की आंतरिक गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, दाब बढ़ेगा और ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन बातें क्या निकल के आती हैं? जो हम ऊष्मा देंगे वो क्या होगा? ताप बढ़ाने में वृद्धि कर देगा। भाई यहाँ से कंडीशन देखो क्या होगा कि जब हम ऊष्मा देंगे तो इसके आंतरिक गतिज ऊर्जा बढ़ाएगी, आंतरिक गतिज ऊर्जा बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, पिस्टन मूवेबल है तो ये आगे बढ़ जाया करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में जब हम ताप बढ़ाना चाहेंगे, मान लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं दोनों का ताप, दोनों कंडीशन में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप उस कंडीशन में भी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप इस कंडीशन में बढ़ाना चाह रहे हैं तो क्या होगा? जब हम ताप बढ़ाना चाहेंगे तो क्या होगा? ये भी मूव कर जाएगा भाई, ये क्योंकि ताप स्थिर रहना चाहिए तो ये मूव करेगा। तो क्या होगा? ये बढ़ाने में भी खर्च होगा और क्या होगा? ये मूव कर जाएगा तो इसके किया गया कार्य भी की। किसी को भी पिस्टन को धक्का देना है, बढ़ाना है, बल को विस्थापन करना है तो क्या होगा? इसके क्या होगा अपने तो दो जगहों पे कार्य होगा। तो इस कंडीशन में देखें जो दिया गया ऊष्मा होगा, पहले वाले कंडीशन में दिया गया ऊष्मा वो किसके बराबर होगा? वो आंतरिक दाब में परिवर्तन करने में खर्च होगा।
आंतरिक आंतरिक ताप में परिवर्तन करने में खर्च हो जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में देखा गया तो दिया गया ताप जो है, दिया गया उष्मा, वो दो जगहों पे खर्च होगा। क्या? आंतरिक ताप में परिवर्तन करने में, और प्लस में जो ये पिस्टन के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, ठीक है, पिस्टन आगे मूव करेगा तभी जब उस पर कार्य किया जाएगा, तो पिस्टन पर कार्य करने में, पिस्टन पर कार्य करने में, तो ध्यान से देखो क्या होगा भाई। इसको हम उष्मा देंगे तो ये डायरेक्ट अपने पकड़ेगा, ठीक है, ऐसे होता है, हम रख देते हैं और वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उष्मा देंगे तो ये रखता रहेगा, इसको बढ़ना है नहीं तो पूरा पूरा ये अपने आप तरफ रख लेगा, तो पूरा रखेगा तो जल्दी से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जब उष्मा देंगे तो ये रखना तो शुरू करेगा, लेकिन ये एक्सपेंड कर जाएगा तो थोड़ा इसको भी देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें भी उष्मा चला जाएगा। तो एक तो बढ़ाने में तो खर्च होगा ही होगा, इसमें कार्य करने में भी चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 जगहों पे चले जाएगा। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसको ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, ठीक है, और इसको कम ताप देना पड़ेगा, कम उष्मा देना पड़ेगा, इसको ज़्यादा उष्मा देना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम यदि हम ले लें और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, 1 ग्राम ले लें, 1 किलोग्राम ले लें या 1 आंक ले लें और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, तो इसको ज़्यादा उष्मा लगेगी, इसको कम उष्मा लगेगी, तो इसकी स्पेसिफिक जो होगी, इसकी जो विशिष्ट उष्मा होगी वो ज़्यादा पाई जाएगी और इसकी जो विशिष्ट उष्मा होगी वो कम हो जाएगी। अर्थात यहाँ से डिस्कस क्या निकलता है, Cp जो है वो ग्रेटर होता है Cv से, या दूसरे रूप में कहें तो Cv जो है वो लेस देन होता है Cv से, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आना था स्पष्टता। गुप्त उष्मा, लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है भाई? तो गुप्त ऊष्मा की बात करें, गुप्त से मतलब ये लग रहा है कि मतलब गुप्त ही है, गुप्त ये है, कोई पता ना चल पाए। तो ध्यान से देखो, एक कंडीशन होता है, कोई भी ठोस पदार्थ ले लें, कोई भी ठोस पदार्थ ले लें और उसको हम ताप दें तो क्या हो, ये उष्मा दें, उसको चला रहा है, एक बार तुमको नहीं पढ़ाएंगे, उष्मा दे दें, ठीक है, उष्मा देंगे तो क्या होगा, इसका जो है उष्मा देंगे तो इसका ताप बढ़ने लगेगा, भाई ठोस में है तो उष्मा ग्रहण करेगा और ताप बढ़ने लगेगा। एक कंडीशन लेकिन आएगा क्या, कि जब ताप में परिवर्तन नहीं होगा, क्या हुआ भाई, उष्मा दे रहे थे, वो क्या कर रहा था, ताप में परिवर्तन, उष्मा दिए और ताप में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो उष्मा दिया और ताप में परिवर्तन होना शुरू हुआ। लेकिन एक कंडीशन में आएगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब उष्मा देते जाएंगे कि ताप में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कंडीशन होगा, वो कौन सा कंडीशन होगा, वो कौन सा समय होगा, तो वो होगा अवस्था परिवर्तन। जब अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तित होगी, तो उस समय क्या कंडीशन आएगा, उस समय ताप में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, तो ताप में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये अवस्था परिवर्तन के दौरान हम उष्मा जितना भी दे दें, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि कितना भी उष्मा वो ग्रहण कर ले, कौन सा, अवस्था परिवर्तन के दौरान ठोस पदार्थ अपना उष्मा जितना भी ग्रहण कर ले, वो कहलाएगा आपका गुप्त उष्मा। ये कंडीशन डिपेंड करेगा, ये 2 प्रकार की पाई जाती है, एक होती है आपकी गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, और एक होता है वाष्पन की गुप्त उष्मा। साधारण रूप से तो ये 1-2 निकलते हैं इंटर लेवल के सिलेबस में,
लेकिन ध्यान से देखो तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जो है वो बहुत से प्रकार की होती है। पहला क्या होता है भाई, ठोस से द्रव हो जाए वो क्या कहलाता है, गलन, ठीक है। फिर दूसरा द्रव से गैस हो जाए वह क्या कहलाता है, वाष्प, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। फिर तीसरा लेते हैं क्या भाई, द्रव से ठोस में हो जाए हिमीकरण, गैस से द्रव में हो जाए तो वो ध्रुवीकरण, ठीक है। और गैस से ठोस में हो जाए तो उसको ठोसीकरण। तो ये चक्र जो है वो बहुत से प्रकार से निकलता है, बहुत से अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। लेकिन साधारणतः जो हमें पढ़ना है वो गलन की गुप्त ऊष्मा पढ़नी है। और गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, अर्थात जब गल जाए, गल मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए कोई ठोस, और वाष्पन में परिवर्तित हो जाए मतलब वाष्प में परिवर्तित हो जाए कोई द्रव, तो इस कंडीशंस में जो गुप्त ऊष्मा लगेगी उसी को हम कह देंगे, ठीक है। तो परिभाषा कैसे देते हैं, बातें अभी हो रही थी क्या, गुप्त ऊष्माएं की, ठीक है। तो गुप्त ऊष्माओं के बारे में बात हुई तो क्या होगा, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान। इसको परिभाषित करते हैं Q बराबर M इंटू एल, या दूसरे रूप में कहें तो अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा दी जाती है वो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। द्रव्यमान में जितना द्रव्यमान होता है उसके अनुपाती होता है। अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं तो ये हो जाता है Q/M के। तो L बराबर Q/M। यहाँ से परिभाषित कर देते हैं क्या, कि किसी भी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का अवस्था परिवर्तन के दौरान, किसी भी ठोस पदार्थ का इसको द्रव्यमान को एकांक कर दो तो L बराबर हो जाएगा Q। लेकिन बातें क्या चल रही हैं, वो अवस्था परिवर्तित होना चाहिए, अवस्था परिवर्तित होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी भी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप परिवर्तित किए बिना, ताप में परिवर्तन ना हो, किए बिना, ताप परिवर्तित किए बिना जो ऊष्मा दी जाती है वो उसकी कहलाती है गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ को अवस्था परिवर्तन के दौरान एकांक द्रव्यमान को दी गई ऊष्मा जो कि अवस्था में परिवर्तित किए, ताप में परिवर्तित किए बिना हो, अवस्था में परिवर्तित हो, उसको कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। वह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा ये क्या कहलाती है, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है वो सेम इसी प्रकार से ये भी निकल के आती है क्या, कि अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी द्रव को दी गई ऊष्मा, अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी द्रव को दी गई ऊष्मा जो कि ताप में परिवर्तित किए बिना ही, ताप परिवर्तित ना हो, तो वो कहलाती है आपकी, अवस्था में परिवर्तित करे वो कहलाती है आपकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो L बराबर आएगा क्या, Q/M। तो ये हो जाएगा कैलो जूल, जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है, कैलोरी का सिद्धांत, कैलोरी नीति कैलोरी मीट का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया कि दो पदार्थ लिए, क्या किए, दो पदार्थ है, एक ये और एक ये, इसके द्रव्यमान यमोन और ताप में परिवर्तन क्या किया, इस पदार्थ के लिए T1 से T कर दिया, और इसका स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जो माना वो C1। इस पदार्थ का द्रव्यमान M2 और इसमें ताप में परिवर्तन T से T2 तक किया, और इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा आई वो हो गया C2।
तो उन्होंने क्या बताया कि यदि कोई पदार्थ ठोस पदार्थ है, दो ठोस पदार्थ हैं जिनके ताप जो है वो भिन्न भिन्न है और उनको संपर्क में लाया जाए तो ऊष्मा जो है वो अधिक ताप वाली वस्तु से या अधिक ऊष्मा वाली वस्तु से कम ऊष्मा वाली कम ताप वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और ये जो है कैलोरीमेट्रिक का सिद्धांत बताता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि यदि हम मान लें T2 जो है वो ग्रेटर देन है T1 की, T2 जो है वो ग्रेटर देन है T1 से, तो क्या होगा जब इनको कांटेक्ट में लाएंगे, दोनों को टच कराएंगे तो क्या कंडीशन होगा, ऊष्मा जो है इधर से इधर जाने लगेगी और वो तब तक जाएगी तब तक T2 जो है वो बराबर कितने हो जाएगी T1 की। ठीक है, T2 जो है ऊष्मा जो है इस तरफ जाएगी क्योंकि भाई इसकी ज़्यादा है इसकी कम है तो इधर जाएगी, लेकिन वो तब तक जाएगी जब T2 बराबर हो जाएगा T1 की। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तब रुकेगी। तो यही कहलाता है क्या होगा भाई, इसके द्वारा ऊष्मा ली जाएगी, इसके द्वारा ऊष्मा दी जाएगी, लेकिन वो ऊष्मा जो ली जाएगी वो दी जाएगी वो कितनी, जितनी इसके द्वारा ली जाएगी उतनी ही इसके द्वारा दी जाएगी, या जितना इससे कम रहा होगा उसी के हिसाब से। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आता है, कैलोरीमेट्रिक का सिद्धांत क्या बताता है कि किसी भी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होता है। तो दी गई ऊष्मा ये बराबर होता है ली गई ऊष्मा के, दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा पहले वाले के लिए पहले द्वारा कम है तो लेगी और दूसरा वाला ज़्यादा है तो देगी। तो कितना देगी तो स्पेसिफिक निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा भाई C1m1 और T1 माइनस T, C1m1 T1 माइनस T, ये हो जाएगा C2m2 m2 और ये हो जाएगा T2 माइनस T। ठीक है, इसको कह सकते हैं Q1 बराबर Q2, एक के द्वारा दी गई ऊष्मा और एक के द्वारा ली गई ऊष्मा। ठीक, तो ये जो है जो दी जाएगी और जो ली जाएगी वो है आपका ये हो जाएगा। तो ये कहलाता है कैलोरीमेट्रिक का सिद्धांत। इस प्रकार से ये चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गए हैं, क्वेश्चन जो है वो आगे अगले लेक्चर में आएंगे।